हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं अगस्त लॉन्ग चैलेंज के क्वेश्चन सफीना एंड स्ट्रेंज ट्री के बारे में। तो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमें एक एन सिटीज दी गई हैं। जैसे कि ये सिटी है, हर नोड को आप एक सिटी समझ लीजिए, और फिर हर सिटी में कुछ लोग रहते हैं। अब ये जो लोग रहते हैं वो ए ऑफ आई है, और बी ऑफ आई है कि हर सिटी में कुछ फ्रूट्स भी हैं, मतलब कुछ ट्री है जिसमें फ्रूट्स आते हैं। तो हमें एक परम्यूटेशन दिया गया रहेगा। अब ये एरेज को आप एक परम्यूटेशन मान लीजिए। अब इस परम्यूटेशन के हिसाब से ये डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, और ऐसे करते करते डे चले गए हैं। तो ये जो फर्स्ट डे है, अगर ये परम्यूटेशन 1 है तो दैट मीन्स कि पहले दिन फर्स्ट सिटी के लोग जागेंगे, और फिर उसके बाद वो अपने से कनेक्टेड जितने भी सिटी हैं वो सारे सिटीज के फ्रूट खा जाएंगे। अब जैसे कि ये सिटी 1 है और इसकी पॉपुलेशन 5 है, तो इससे कनेक्टेड अभी ये टाइम पे सारे सिटीज हैं, तो वो सारे सिटीज के फ्रूट्स खा जाएंगे। और फिर उसके बाद परम्यूटेशन में 6 आता है, तो 6 वाले नोड के सारे लोग जागेंगे, पॉपुलेशन वाले लोग जागेंगे, और वो इससे कनेक्टेड जितने भी रहेंगे उनके फ्रूट्स खा जाएंगे। तो इसमें एक ट्विस्ट ये है कि अब जैसे ये वाला जो सिटी है, अब इस सिटी के लोग ने सारे फ्रूट्स खा लिए, तो वो जब रिटर्न आने लगेंगे तो वो ये कनेक्शन ब्रेक कर देंगे। मतलब ये कनेक्शन वो लोग अपना बंद करके आएंगे रिटर्न, ताकि दूसरे सिटीज, ये साइड के सिटीज वाले इनके फ्रूट्स ना खा पाए। तो आपको ये बताना है कि कौन से सिटी के, जैसे सिटी 1 है ना, वो फर्स्ट डे खत्म हो गया, उसके फ्रूट्स की सेकेंड डे खत्म हुए, तो कौन से डे पे वो खत्म हुआ ये बताना है। और अगर फ्रूट्स नहीं खत्म हुआ तो -1 प्रिंट करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन यही है। अब मैं आपको 30 पॉइंट्स वाला ब्रूट फोर्स अप्रोच बता देता हूँ। तो यार सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं, जैसे कि सिटी 1 से जितने भी नोड कनेक्टेड हैं, अब परम्यूटेशन में ये सबसे पहले आया, तो फिर उसके बाद मैं डीएफएस लगाऊंगा एक, इससे कनेक्टेड जितने भी नोड्स हैं, और इसके ये ए ऑफ आई से इनका बी ऑफ आई माइनस करते जाऊंगा जब तक कि बी ऑफ आई जीरो नहीं हो जाता। और जैसे ही ये नेगेटिव या जीरो से नीचे जाता है तो इसको करंटली जीरो से रिप्लेस कर दूंगा, और फिर नेक्स्ट टाइम उसको काउंट नहीं करूंगा। और फिर इसका करंटली अगर जीरो हो गया तो इसके आंसर पे हम प्रिंट कर देंगे कि कौन सा डे है। ऐसे चलते जाएंगे। तो एक मैं एक करके बता देता हूँ आपको। जैसे कि सिटी 1 है, सिटी 1 से कनेक्टेड सिटी 2 है। अब ये आएंगे सिटी 2 पे। अब जैसे परम्यूटेशन में सबसे फर्स्ट 1 है, तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ से हम लोग आए सिटी 2 पे। अब सिटी 2 का ये 9 - 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से बैक आएगा डेप्थ फर्स्ट सर्च, फिर उसके बाद हम इस पे जाएंगे। तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, 9 - 5। तो मैंने फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए ये ए ऑफ आई सबका 5 लिया है और बी ऑफ आई सबका 9 लिया है। तो फिर उसके बाद इसके बाद यहाँ से डीएफएस यहाँ पे आएगा, और इसमें भी 4 हो जाएगा, तो इसमें भी 4 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद इसमें भी 4 हो जाएगा, और इसमें भी 4 हो जाएगा, सब 4 हो जाएंगे। अभी तो हमने 1 के लिए डीएफएस लगा लिया। इसके बाद ये 1 अपने सारे कनेक्टेड नोड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब ये सारे अपने कनेक्टेड नोड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगला परम्यूटेशन है 6, तो 6 का डे 2 है, तो यहाँ पे जीरो हो जाए, -1 हो जाएगा। लेकिन हम -1 लेके नहीं जाएंगे, हम बस करेंटली देखेंगे कि किस दिन एम्प्टी हो रहा है। तो ये सेकेंड डे एम्प्टी हो गया, तो यहाँ का आंसर हो गया 2। और ये भी सेकेंड डे एम्प्टी हो जाएगा, तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा 2। और ये इससे कनेक्टेड जितने भी नोड्स हैं सारे के आंसर 4 ही है, और सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब सारे एम्प्टी हो जाएंगे। तो इस बार डे 2 को ये सारे एम्प्टी हो चुके हैं। अब उसके बाद ये जो कनेक्टेड नोड है वो डिस्कनेक्ट कर देंगे, ये कनेक्टेड नोड को डिस्कनेक्ट कर देंगे। फिर देखेंगे अगला परम्यूटेशन इज 8। तो 8 पे जाएंगे, जैसे 8 का ये है, तो 8 का डे है 3, तो यहाँ पे डे काउंट बढ़ेगा, लेकिन इस पे कोई चेंजेस नहीं होगा, और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टिंग सारे नोड्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। अगला है 2, तो यहाँ पे आएंगे 2 पे, और 2 अभी यहाँ पे 4 था, इसका डे काउंट है 4, तो यहाँ ये फोर्थ डे में एम्प्टी हो गया, तो इसका आंसर 4 हो गया। और फिर उसके बाद 2 तो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है, तो इसका आंसर 4 हो गया। फिर अगला है 7, तो 7th पे जाएंगे, ये 5th डे है, लेकिन अभी भी कुछ होने नहीं वाला है, डिस्कनेक्टेड है ऑलरेडी। फिर उसके बाद 4 पे आएंगे, तो 4th पे आएंगे, तो ये 6th डे है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे क्योंकि 6th डे ये एम्प्टी हो जाएगा। और फिर उसके बाद आता है 3 और 5, और 3 यहाँ पे आ गए और इससे डिस्कनेक्ट कर दिए, और 5 भी डिस्कनेक्ट हो गया। तो सबका आंसर हमारा ऐसा कुछ हो जाएगा कि 1 तो कभी एम्प्टी हुआ ही नहीं, तो 1 -1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद सेकंड वाला 4th डे एम्प्टी हुआ, तो 4 हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड वाला हमारा सेकंड डे एम्प्टी हो गया, तो 2 हो जाएगा। फिर फोर्थ हमारा 6th डे एम्प्टी हुआ, तो 6 हो जाएगा। फिर हमारा 5th सेकंड डे एम्प्टी हुआ, तो 2 हो जाएगा। फिर हमारा 6th सेकंड डे एम्प्टी हुआ,
तो 2 हो जाएगा। फिर आता है हमारा 7th, 7 सेकंड डे एम्प्टी हुआ तो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा 8 सेकंड डे एम्प्टी हुआ तो फिर 2 हो जाएगा। तो हमारा हमको कुछ लास्ट में एक ऐसा एरे प्रिंट करके देना है। तो यार इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया। ये तो अभी बस 30 पॉइंट का अप्रोच है। तो यार इस ट्री और ये परम्यूटेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे सबसे पहला जो परम्यूटेशन है वो हमेशा मेरे पूरे ट्री का रूट नोड रहेगा। रूट नोड मतलब उससे हम सारे को विजिट कर सकते हैं एटलीस्ट। फिर उसके बाद अब जैसे सेकंड नंबर पे ये 6 है, तो यहाँ पे अगर ये 6 है तो 6 करेंटली मेरे 1 के कितने कनेक्टेड नोडों में कौन से कनेक्टेड नोड में से है। अब जैसे ये 3 से कनेक्टेड 6 है, तो अब ये मुझे कुछ ऐसा दिखाता है कि अगर मैं कुछ और तरीके से सोचूं तो ये जो पहला जो डीएफएस है ये सारे को विजिट किया, उसके बाद ये जो 6 है ना वो इन सारे को विजिट करेगा, 3, 5, 6, 8 और 7। तो अब जैसे ये 1 सारे को विजिट कर 1 वाला सारे को विजिट कर रहा है और 6 इन सारे को विजिट कर रहा है, इन इन ये पूरे बंच ऑफ को विजिट कर रहा है 6। तो फिर कहीं क्यों ना मैं ऐसा कर दूं कि ये 6 को ही यहाँ पे टॉप पे ला दूं 3 के जगह पे, और 3 को किधर और रख दूं, या फिर मैं ये पूरे ट्री को 90 डिग्री घुमा दूं तो ये 6 मेरा रूट नोड हो जाएगा और ये बाकी सब नोड नीचे हो जाएंगे। तो इससे मेरा प्रॉफिट ये होगा कि उसके बाद मैं एक ही डीएफएस में निकाल पाऊंगा कि इससे कितने कनेक्टेड नोड्स हैं। और फिर उसके बाद अगला परम्यूटेशन में 8 आता है, तो फिर ये 8 से और इन ये तीनों जैसे ये तीनों का एक ग्रुप बनता है, तो फिर मैं इन तीनों को ऐसा राइट एंगल में घुमा दूं और ये 5 के जगह पे 8 हो जाए और ये नीचे हो जाए। तो अगर अभी आपको नहीं समझ रहा है कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, अगर अच्छे से समझाऊं तो बेसिकली ये सब देख के मुझे ये समझ में आता है कि मुझे किसी और एक और ग्राफ की जरूरत पड़ेगी या ट्री की जरूरत पड़ेगी इसको आंसर लाने के लिए, और वो जो अगला ग्राफ हमारा बनेगा वो इससे ही कंप्यूट होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि जिससे हम अच्छे से जा पाए। तो अगर देखें तो समझिए अभी हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश में लगते हैं। तो ट्री हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि जैसे परम्यूटेशन में जो सबसे पीछे है पहले उस पे जाएंगे। अब जैसे परम्यूटेशन में सबसे लास्ट हमारा 5 है तो 5 पे जाएंगे, और करेंटली हम ट्रैक भी करेंगे कि इसका पेरेंट कौन है। नीचे से लीफ नोड से रूट नोड तक का बिल्डअप करेंगे एक नया ये ग्राफ। तो पहले इसके लास्ट परम्यूटेशन में 5 आता है, तो करेंटली मैं लास्ट नोड को 5 दे देता हूँ, ठीक है। अब 5 का पेरेंट हम असाइन कर दिए कि 5 का पेरेंट, आप पेरेंट ट्रैकिंग भी करेंगे तो 5 का पेरेंट हम असाइन कर दिए कि 5 ही है, और ओरिजिनल अभी तो फिलहाल के लिए 5 का पेरेंट 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला परम्यूटेशन में आता है हमारा 3, ठीक है। अब हम जैसे इसको 3 असाइन कर देंगे, और हम देखेंगे कि हमारे जो ओरिजिनली कनेक्टेड ये जो ग्राफ है, ये ओरिजिनली ग्राफ में 3 से कौन से नोड कनेक्टेड है। तो इससे 1 कनेक्टेड है और इससे 5 कनेक्टेड है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या 1 ये वाले ग्राफ में हमने असाइन कर चुके हैं, तो नहीं असाइन कर चुके हैं तो 1 के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो क्या हम 5 ये ग्राफ में असाइन कर चुके हैं, तो हाँ हम 5 इस ग्राफ में असाइन कर चुके हैं। तो 5 के पेरेंट पे जाएंगे, तो 5 के पेरेंट ट्रैकिंग के लिए तो 5 रखा है हमने, तो करेंटली 5 के पेरेंट को से 3 को ज्वाइन कर देंगे, और अब 5 का पेरेंट 3 हो गया, तो ये जो पेरेंट है ये इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा परम्यूटेशन में आता है 4, तो हम करेंटली किसी भी नोड को 4 दे देते हैं, जैसे ये नोड को हमने 4 दे दिया, ठीक है। तो अब 4 का पेरेंट कौन है, 4 का पेरेंट 4 ही असाइन करेंगे पहले हम, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 4 से कनेक्टेड कितने नोड्स हैं। तो 4 से कनेक्टेड एक ही नोड है जो कि 1 है, तो 1 फिलहाल हमारे ये नए वाले ग्राफ में आया है नहीं, तो फिलहाल 1 के लिए कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अगला परम्यूटेशन में हमारा 7 है, तो 7 हम असाइन करते हैं फिलहाल इसको हम 7 दे देते हैं, ठीक है। अब 7 का पेरेंट को 7 असाइन कर दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये वाले ग्राफ में 7 से कनेक्टेड कितने नोड्स है, तो ये वाले ग्राफ में 7 से कनेक्टेड 6 है, तो 6 फिलहाल इसमें आया ही नहीं है ये नए वाले ग्राफ में, तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे अभी। तो फिर देखेंगे कि अगला हमारा परम्यूटेशन में पीछे से कौन सा है, तो अगला 2 है, तो फिलहाल 2 इसमें असाइन करते हैं, और फिर 2 का पेरेंट 2 ही दे देंगे क्योंकि वो नया है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ओरिजिनली में 2 से कनेक्टेड कितने नोड्स थे, तो ओरिजिनली में 2 से कनेक्टेड एक ही नोड है और वो 1 है, तो 1 फिलहाल इसमें नए वाले ग्राफ में हमारे आया नहीं है, तो अभी कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे 8 पे, तो 8 अभी हमने इसमें असाइन किया नहीं है, तो हम इसमें किसी एक नोड को 8 दे देते हैं, ठीक है। और इसका पेरेंट खुद ही है, ये जो भी नया आएगा वो खुद का पेरेंट रहेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे पुराने वाले ग्राफ में ये 8 किससे कनेक्टेड है। तो पुराने वाले ग्राफ में 8 फाइव से कनेक्टेड है, तो फाइव हमारा नए वाले नोड में है क्या, हाँ है। तो फाइव के पेरेंट पे जाएंगे जब तक कि ऐसा ना मिल जाए जिसका पेरेंट वो खुद है। ठीक है, तो अब हमें मिल गया 3, जो जिसका पेरेंट ये 3 था। तो फिर अब ये 3 खुद का पेरेंट नहीं रह जाएगा, अब 3 का पेरेंट 8 हो जाएगा। 8 और 8 खुद का पेरेंट हो गया। ठीक है, तो ये 3 8 से कनेक्शन बना देंगे और ये इरेज कर देंगे अपन। फिर उसके बाद क्या देखेंगे कि अब अगला परम्यूटेशन में हमारा है 6। तो अब यहाँ पे हम एक किसी नोड को 6 दे देते हैं, इसको 6 दे दिया। अब 6 से कनेक्टेड कितने नोड्स हैं हमारे इसमें ग्राफ में, तो 6 से कनेक्टेड 5 है और 6 से कनेक्टेड 7 है। ठीक है, तो 6 से कनेक्टेड 5 और 7 है, तो हम दोनों के लिए चेक करेंगे क्या 6 ये वाले में 6 7 भी है और 5 भी है। तो 7 के पेरेंट पे जाएंगे तो 7 का पेरेंट खुद ही है, तो अब ये खुद का पेरेंट नहीं रह जाएगा। अब ये जो है वो 6 से कनेक्ट हो जाएगा और अभी 6 खुद का पेरेंट है। ठीक है, और फिर उसके बाद 5 भी कनेक्शन है, तो 6 के लिए 5 पे चेक करेंगे कि 5 के पेरेंट पे आएंगे, फिर इसके पेरेंट पे आएंगे, जब तक कि उसका पेरेंट खुद नहीं हो जाता तब तक ऊपर चले जाएंगे रिकर्शन में। और फिर उसके बाद अब ये 8 को अपन 6 से कनेक्ट कर देंगे। अब जब ये 8 को 6 से कनेक्ट कर दिया हमने, तो फिर यहाँ पे रुक जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे 1 के परम्यूटेशन पे। अब 1 पे हम आ गए, तो फिर अब ये वाला लाइन इरेज कर देंगे। अब जब हम 1 पे आ गए तो एक नोड जो बची है उसको 1 दे देंगे और इसको रिकर्शन इसके खुद का पेरेंट बन गया। अब देखेंगे कि 1 ओरिजिनली किससे कनेक्टेड है, वो 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है और 4 से कनेक्टेड है। तो 2 कहाँ है, तो 2 इसमें यहीं पे है, तो 2 का पेरेंट 2 है, अब ये नहीं रह जाएगा 2 खुद का पेरेंट, अब इसका पेरेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कनेक्शन बन गया। फिर उसके बाद देखेंगे कि 4 है, तो 4 का भी पेरेंट नहीं रह जाएगा, उसका पेरेंट ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है जो 3 है, तो यहाँ 3 पे जाएंगे और 3 का पेरेंट चेक करेंगे, 3 का पेरेंट 8 है, 8 का पेरेंट 6 है, तो 6 का पेरेंट 6 है, तो करेंटली 6 के पेरेंट को 6 से ना रखते हुए हम 6 का पेरेंट 1 रख देंगे और ये बन गया हमारा पूरा ग्राफ। अब ये बन गया हमारा पूरा ग्राफ, और ये जो नया ट्री हमने बनाया है, ये नए ट्री से हम एक ही बार डीएफएस मार के पूरा बता सकते हैं कि कैसे हमारा आंसर आएगा। और उसको बताने के लिए मैं अभी आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो एक बार ये ग्राफ बनने के बाद हमने इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से कर लिख लिया कि ये ग्राफ कैसे बना हुआ है। तो ठीक है, एक बार ये ग्राफ बनने के बाद हम इस पे सिंगल डीएफएस मारेंगे। सिंगल डीएफएस मतलब एक ही बार डीएफएस मारेंगे और कुछ चीजों को स्टोर करते हुए चलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने फिलहाल अभी के लिए एक आंसर एरे ले लिया, जिसको अभी सब -1 से इनिशियलाइज कर ली, तो जिसकी करेंटली सारी वैल्यू -1 है। ठीक है, तो ये 8 बार -1 है भाई। तो यार अब हम डीएफएस मारने के लिए क्या करेंगे कि दो स्टैक लेंगे। एक रहेगा ए ऑफ आई का समीशन, ए ऑफ आई का समीशन एरे रहेगा, और एक रहेगा डेज का समीशन एरे, डेज का एक एरे रहेगा। ठीक है, लिस्ट मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे कि अब जैसे ए ऑफ आई ये 1 है, तो अब यहाँ पे हम ए ऑफ आई में 1 इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो ए ऑफ आई सबमिशन एरे है, या हम बोल सकते हैं कि ए ऑफ आई स्टैक है। जो ये ए ऑफ आई स्टैक है, इसमें हम अ, अभी का जैसे ए ऑफ आई की पॉपुलेशन स्टोर करेंगे, तो ए ऑफ आई का पॉपुलेशन है अभी 5। ठीक है, और फिर उसके बाद डेज जो है ए ऑफ आई का 1 है, तो डे 1 डालेंगे, कॉमा कॉमा। तो अभी 1 के लिए तो यहाँ पे यही रहेगा, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब फिर उसके बाद हम डीएफएस चलाएंगे, तो डीएफएस यहाँ पे आएगा 2 पे। ठीक है, तो फिर 2 पे जब आएगा तो वो यहाँ पे दो वैल्यू स्टोर करेगा। क्या, सेकंड की ये परम्यूटेशन में सेकंड कौन से डे पे आया था वो यहाँ डे वाले में डालेंगे, और सेकंड की वैल्यू क्या है, सेकंड की पॉपुलेशन क्या है, वो इस पुराने वाले से प्लस करेंगे। जैसे कि अभी मैं बताऊं तो ए ऑफ आई यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 4th डे पे आया तो 1,4 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर जैसे अब इसकी वैल्यू 9 है, ठीक है, सेकंड की वैल्यू 9 है, हम लोअर बाउंड देखेंगे। लोअर बाउंड मतलब जस्ट नेक्स्ट वैल्यू जहां पे ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब जैसे 9 है, तो 9 से जस्ट बड़ा वाली वैल्यू देखेंगे कि उसकी इंडेक्स क्या है। तो 5 है, फिर 9 10 से जस्ट मतलब 10 9 से जस्ट बड़ा है, तो 10 की इंडेक्स क्या है, 10 की इंडेक्स 1 है। तो डेज वाले एरे में 1 पे कौन सा डे है, 1 पे 4 है, तो फिर सेकंड वाला जो ये है यहाँ पे 4 डाल देंगे। जैसे यहाँ पे
-1 था ना, अब ये -1 कट हो जाएगा, यहाँ से 4 रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ से जब डीएफएस बैक होगा ना, यहाँ पे जब डीएफएस बैक होगा, तो हम ये 10 को रिमूव कर देंगे और ये 4 को भी रिमूव कर देंगे, ठीक है? तो वहाँ वापस हमारे डीएफएस में 5 और 1 हो गया। फिर ये यहाँ से 4 पे जाएगा, तो फिर यहाँ पे वापस 5 आएगा और 10 आएगा और फिर आएगा डे 1 तो यहाँ से ही आएगा और फिर 4th का जो डे है 6th, तो यहाँ से 6 आएगा, ठीक है? तो फिर अब हम लोअर बाउंड चेक करेंगे, तो इसकी आंसर 9 थी, सारे की आंसर 9 ही है, तो 9 है, 9 का लोअर बाउंड 10 है, ठीक है? लोअर बाउंड का मतलब यही कि 9 से जस्ट ग्रेटर देन एलिमेंट, तो 9 से जस्ट ग्रेटर देन 10 है, तो 10 की इंडेक्स 1 है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे 6 है, तो हमारी फोर्थ की जो फोर्थ इंडेक्स है उसकी आंसर 6 हो गया। तो यहाँ पे हम 6 डाल देंगे, ठीक है? 6 डाल दिए आंसर में। फिर उसके बाद हमारा डीएफएस जो है वो 6 के ले जाएगा और ये यहाँ से पहले बैक होगा, है ना? यहाँ से बैक होगा तो ये 10 और 6 रिमूव हो जाएंगे ये दोनों एरे में से। हमने साथ में जब डीएफएस बैक जाएगा तो पॉप कर देंगे, तो यहाँ से ये रिमूव हो गया। फिर उसके बाद डीएफएस हमारा 6 पे गया, तो अब 6 पे जब जाएंगे तो वापस हमारे एरे में डबल टाइम पुश होगा। तो अभी कंटिन्यूअसली 5 और 10 ही पुश हो रहा है क्योंकि हमने सारी की वैल्यू सेम दी है, लेकिन अगर डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन वो चेंज होते रहेगा। तो अब 6 का परम्यूटेशन 2 है, तो यहाँ पे डे 2 लिखेंगे हम अगला वाला वैल्यू। तो 5 10 1 कॉमा डे 2, इसकी आंसर है 9, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे खत्म हो रहा है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे डे 2 है, तो 6 का आंसर डे 2 है, तो यहाँ पे आंसर वाले एरे में डाल देंगे। फिर डीएफएस 6 से डीएफएस और नीचे जाएगा, तो यहाँ पे जब जाएगा तो 5 और 10 दोनों को लेके जाएगा। दैट मीन्स कि अब हमारे एरे में 5 रहेगा, 10 रहेगा और साथ में इसकी वाली वैल्यू भी इसमें ऐड होगी जो कि 15 होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे होगा डे काउंट, डे 1 था, डे 2 था, 7 का डे 5 है, तो बट इसकी आंसर 9 है, तो 9 का लोअर बाउंड 10 है, 10 का इंडेक्स 1 है, तो 1 के डे वाले पे 1 का इंडेक्स 2 है, तो 7th वाले पे अपन 2 डाल देंगे, तो यहाँ पे 2 आ गया आंसर में। फिर उसके बाद ये बैक जाएगा, तो ये 15 माइनस कर देंगे, निकाल देंगे और ये 5 निकाल देंगे, 1 और 2 वापस जाएगा। फिर यहाँ से ये डीएफएस पे जाएंगे और फिर उसके बाद 5 और 10 और फिर उसके बाद 15 यहाँ पे भी आएगा क्योंकि इसका भी आंसर 5 है। फिर उसके बाद डे डालेंगे, डे 1 था, डे 2 था और 8 का डे 3 है, तो 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर 9 है, तो लोअर बाउंड 10 है, तो 10 का की जो है वो 2 है, डे 2 है, तो 8 पे भी डे 2 डाल देंगे, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से डीएफएस आगे बढ़ेगा तो एक और जाएगा, मतलब 5 10 15 और फिर उसके बाद 20 आ जाएगा और एक और इंसर्ट हो जाएगा और डे काउंट भी डालेंगे, तो 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे और फिर उसके बाद थर्ड का जो डे काउंट है वो 7 है, 7 तो इसका लोअर बाउंड ढूंढेंगे, तो इसका आंसर 9 है, तो लोअर बाउंड 10 है, तो 10 का इंडेक्स 1 है और डे वाले में 10 1 इंडेक्स 1 पे 2 है, तो इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम 5 पे जाएंगे, तो 5 का भी आंसर 2 ही हो जाएगा, वो तो हमको पता ही है, ठीक है? तो इसका भी आंसर 2 हो गया, इसका भी आंसर 2 हो गया। तो अब जब रिकर्शन बैक जाएगा तो हम सारे को माइनस करते जाएंगे, रिमूव करते करते चले जाएंगे, रिमूव हो जाएगा ये सारे एलिमेंट। और जब रिकर्शन यहाँ पे बैक पहुंचेगा 1 पे, तो फिर हमारे पास 5 और 1 होगा और 1 के लोअर बाउंड में कुछ नहीं आएगा, मतलब 1 का लोअर बाउंड अगेन ये 5 होगा, तो इंडेक्स के बाहर होगा, जो लेंथ के बाहर है। अगर लेंथ के बाहर है तो हमको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे सिमिलरली 1 का 1 -1 का -1 रह जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आउटपुट और इसको करा देंगे हम प्रिंट। तो यार ऐसा कुछ चलेगा हमारा पूरा रिकर्शन। तो यार बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें हम, तो हमको सारे नोड पे जाना है और साथ में उसके अंदर एक एरे रहेगा, जिस एरे के अंदर बाइनरी सर्च मारना है। तो सारे नोड पे जाने का हमारा डीएफएस का जो लगेगा वो O ऑफ n लगेगा। O ऑफ n हमको लगेगा डीएफ सारे नोड पे ट्रैवर्स करने के लिए, और सारे नोड के अंदर हमको log n टाइम जाना पड़ सकता है। अगर मैक्स टाइम देखें तो हम हमारा अगर स्ट्रेट ट्री बनेगी तो भी हमारे सारे n log n टाइम हम जाएंगे, बाइनरी सर्च मारेंगे, log n का बाइनरी सर्च हो जाएगा, तो n log n हमारी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। Hey, y'all, come look at this. हमारे विविध ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो यार कोड में सबसे पहले मैंने सिस्टम से रिकर्शन लिमिट 10 रेज़ टू 6 कर ली है।
क्योंकि यार पाइथन थोड़ा रिकर्शन हैंडल नहीं कर सकता ज़्यादा, तो हमको खुद से डिफाइन करना पड़ता है। तो ठीक है, अगर आपको पाइथन नहीं आती है तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम पाइथन की भी वीडियो ला ही देंगे। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया है। तो ये टी टेस्ट केसेस के लिए इनपुट ली है। फिर उसके बाद ये ग्राफ की नोड के लिए इनपुट ले लिया है, कितने नोड लगेंगे। और फिर एक 2D मैट्रिक्स बना लिया जिसको ग्राफ बोल दिया हमने। फिर उसके बाद ग्राफ के अंदर सारे वैल्यूज इनपुट कर लिए, ग्राफ के नोड्स। और ये पी ऑफ आई ले ली, ए ऑफ आई ले ली, परम्यूटेशन ले ली, पॉपुलेशन ले ली, और फिर ये जो है फ्रूट्स, ये फ्रूट्स ले लिए बी ऑफ आई। तो फिर हम सबसे पहले तो नया ग्राफ बनाना चालू कर देंगे। तो न्यू ग्राफ हम लेंगे वो सेम साइज का। और एक पेरेंट, मैंने जो बोला था कि पेरेंट को ट्रैक करने के लिए हमने एक एरे ले लिया है, जिसको पहले फिलहाल तो हमने -1 से इनिशियलाइज कर लिया है। उसके बाद हम लोग ने क्रिएट न्यू ग्राफ के फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्रिएट न्यू ग्राफ में क्या किया है। तो सबसे पहले हमने चेक करने के लिए एक डिक्शनरी ले ली है। चेक मतलब ये कि अब नए वाले ग्राफ में वो है कि नहीं है, ये भी चेक करने के लिए हमको जरूरत लगेगा। तो ये ले लिया। और रिवर्स फॉर लूप चलाई है। रिवर्स फॉर लूप क्यों? क्योंकि परम्यूटेशन में हम उल्टा जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये कर लिया है कि पेरेंट मतलब करेंटली जो भी नोड आएंगे उसके पेरेंट को पहले खुद ही इनिशियलाइज कर दो उसको। वो मैंने जैसा आपको बताया था, ठीक है, वैसा कर देंगे। और फिर देखेंगे कि ओरिजिनली वाले ग्राफ में वो वाला जो नोड, जो न्यू परम्यूटेशन है लास्ट वाला, वो ओरिजिनली ग्राफ में कितने एलिमेंट से कनेक्टेड है। और फिर चेक करेंगे कि अगर वो जो भी कनेक्ट जितने से कनेक्टेड है वो मेरे न्यू ग्राफ में है, तो ये जो चेक में है मतलब न्यू ग्राफ में है। अगर वो न्यू ग्राफ में है तो उसका पेरेंट फाइंड करेंगे। अब पेरेंट फाइंड फाइंड जे करेंगे। तो ये जो हमने फंक्शन लिखा है ये पेरेंट फाइंड करते जाएगा, जब तक कि ऐसा ना हो जाता कि करंट वैल्यू ही उसका पेरेंट है। करंट वैल्यू उसका पेरेंट है, जब तक वो नहीं मिल जाता हमको। और ये रिटर्न कर दिया हमने इधर से, ठीक है। तो ये तो कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं यार, आप समझ जाना चाहिए आपको। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है कि पेरेंट को पी ऑफ आई से इनिशियलाइज कर लिया। मतलब अब उसका पेरेंट ये रहेगा। मतलब जो भी वैल्यू हमने ली थी, अब उसका करेंटली पेरेंट ये वाला नोड हो जाएगा। फिर उसके बाद नए वाले ग्राफ में हमने दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि चेक ऑफ आई में हमने उसको अभी इनिशियलाइज कर ली कि भाई वो वैल्यू अब प्रेजेंट हो गई। तो उसको प्रेजेंट कर दी ये न्यू वाले नोड में, ठीक है। तो यही हमारा है ग्राफ बनाने की टेक्निक। इससे हमने ग्राफ बनाई है। ऐसा मैंने वैसे भी थियोरी में बता दिया है आपको ये कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि आंसर नाम का एक एरे बना लिया है जो आंसर प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद विजिटेड सेट लिया है जो डीएफएस के काम आएगा हमारे, कि हमने जिसको हम एक बार विजिट कर चुके हैं उसको दोबारा ना विजिट करें। और फिर डे स्टैक लिया है और ए ऑफ आई स्टैक लिया है। अब डे स्टैक क्या है कि ये जो मैंने बोला था जिसमें डे काउंट की एरे रखनी है, जो हर लूप में डेज का स्टैक है, उसको बना लिए। और ये ए ऑफ आई स्टैक है, ये ए ऑफ आई एक एरे है, लिस्ट है। फिलहाल तो हमने लिस्ट इनिशियलाइज कर ली उसको। तो यहाँ पे आएंगे डीएफएस में। तो डीएफएस में हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने उसको विजिटेड में ऐड कर दिया, जिसके लिए हम आए हैं। जैसे 1 को हमने पहले ही विजिटेड कर दिया, ठीक है। फिर डे स्टैक में डे अपेंड किया, ट्रैक डेज। तो साथ ही साथ हमने यहाँ पे ट्रैक डेज इनिशियलाइज कर ली है। अब ये जो ट्रैक डेज है इसमें क्या किया है हमने कि एक डिक्शनरी बनाई है। उस परम्यूटेशन की वैल्यूज कौन से दिन, उसका डे क्या है, डे काउंट क्या है, ये उसके परम्यूटेशन की वैल्यू पे इनिशियलाइज कर ली थी, ठीक है। इस वजह से हमने ये डे स्टैक में उसके डे को अपेंड कर दिया। फिर उसके बाद अगर स्टैक खाली है तो फिर खाली ए ऑफ आई की वैल्यू डालो, नहीं तो ए ऑफ आई की वैल्यू प्लस पुराना जो स्टैक में लास्ट वैल्यू थी उसको, उसके वैल्यू से प्लस करके नया वैल्यू अपेंड करेंगे। तो ये मैंने आपको थियरी में बता ही दिया है कि ये हम क्यों कर रहे हैं यार, तो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने लोअर बाउंड इनिशियलाइज किया है। तो ये लोअर बाउंड क्या है कि पाइथन में जो बाइसेक फंक्शन है ये बाइनरी सर्च जैसा है, बाइसेक लेफ्ट। तो ये बाइनरी सर्च कर रहा है कि लेफ्ट साइड से मतलब करेंटली ग्रेटर एलिमेंट कौन से हैं। वो फाइंड आउट करने के लिए हमने लीनियर सर्च नहीं मारा, हमने बाइनरी सर्च मारा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि बाइनरी सर्च मार के उसकी इंडेक्स निकाल ली है, ठीक है। अगर ये इंडेक्स डे स्टैक के लेंथ के बराबर है, दैट मीन्स कि -1 है आंसर। वो फिलहाल तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो -1 है तो हमने पहले ही -1 से इनिशियलाइज किया, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम आंसर को डे स्टैक से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि नए वाले ग्राफ में सारे वैल्यूज को इटरेट करेंगे। और जो भी नहीं विजिटेड है उसके लिए डीएफएस और चलेगा।
और जैसे हम डीएफएस से जैसे ही बैक जाएँगे तो हम लास्ट की वैल्यू को पॉप कर देंगे। तो यार मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझने में इतनी दिक्कत आनी चाहिए क्योंकि ये तो काफ़ी ईज़ी है। फिर भी अगर यार आपको नहीं समझ रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि दूसरे सारे हम जो वीडियोज़ ला रहे हैं, वो सारे वीडियोज़ प्री रिक्विज़िट हैं ये सब वीडियो को समझने के लिए। और गाइस यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और यार लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो। Don't stop chasing your dreams.